शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी वीरेंद्र जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शक्ल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। क्या हुआ भाई वीरेंद्र, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा। तो एक गहरी सांस लेते हुए वीरेंद्र जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा। तो मुझे मन से वीरेंद्र जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इस इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं। लेकिन फूटी किस्मत मेरी, कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाह रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन वीरेंद्र जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थीं। थोड़ी देर बातचीत करके वीरेंद्र जी का मित्र तो वहां से चला गया, लेकिन उनके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल बदस्तूर कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उसकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा न रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने ये औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे। वो पड़ोस वाले वर्मा जी 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ है तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाए थे, यह कहकर कि अगर आस पड़ोस के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मारपीट तक पर भी उतर आए, लेकिन उनकी पत्नी सीमा बेचारी करती भी तो क्या करती। यह सब उनके बस में तो नहीं था। कोई कसूर न होते हुए भी हर बार उसे कसूरवार बना दिया जाता। और वहीं दूसरी ओर बेटियां तो वीरेंद्र जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थीं। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते दो चार चपत तो उन्हें लगा ही देते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज की बात हो गई थी। एक और वीरेंद्र जी के सब्र का बांध टूटकर धराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र जी की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में यह बात बैठा दी थी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। इस बात पर सीमा जी ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह भी कुल का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन वह बोला, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए बेटे की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है। जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने सीमा की बात को सिरे से खारिज कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आ गया जब वीरेंद्र जी ने सीमा के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व को पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाह को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की सुरेखा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। यह देखकर सीमा की हैरानी का ठिकाना न रहा। जिस पति को वह आज तक अपना भगवान मानती आई थी, उसको आज तक पूछती आई थी, उसकी यह करतूत देख सीमा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना भी अभी काफी नहीं था। सुरेखा को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और सीमा उस घर में महज एक काम वाली बाई बनकर रह गई थी। सुरेखा भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत धनी थी। अब तो वीरेंद्र को शादी के बाद केवल सुरेखा और सुरेखा ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाना, उसे घुमाने के लिए ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वह जैसे भूल ही चुका था और वहीं अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही
सीमा की किस्मत बनकर रह गया था। फिर एक दिन ऐसा भी आ गया जब सुरेखा गर्भवती हो गई। अब वीरेंद्र की मां ने सीमा को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, यह कहकर कि उसका मनोज साया उसकी प्यारी बहू सुरेखा पर न ही पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से सीमा के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें ढुलक कर उसके गालों तक आ पहुंची। आज वे बहुत उदास थी। तभी सीमा की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनोज क्यों कहती रहती हैं? वो मनोज नहीं है, बहुत अच्छी है हमारी माँ। बेटे की यह बात वीरेंद्र के कानों में पड़ गई और उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचे जड़ दिए। यह दृश्य देखकर तो सीमा को अपने दिल पर बर्छी चलने जैसा एहसास हो रहा था। वह दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो उसका पति बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में अगर रहना है तो वैसा ही करना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनोज सूरत लेकर। कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज अपमान के घूंट पीते पीते सीमा भी थक चुकी थी। उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहां से तुरंत निकल गई। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसी ने उसे रोकने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वे लोग तो उसे और उसकी तीनों बेटियों से छुटकारा पाना ही चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद सीमा अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। सीमा पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसलिए अपनी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया और साथ ही आसपास की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना भी शुरू कर दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी और यह उसका दृढ़ निश्चय था और इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उधर सीमा के घर से निकलने के साथ ही वीरेंद्र की दुकान का काम कम होने लगा, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ था, जिसके बलबूते पर घर का खर्च ज्यों का त्यों चल रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब वीरेंद्र और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करते। वीरेंद्र की माँ अपनी पहचान के किसी पंडित को बुलाकर ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान और न जाने कितने ही तरह के व्रत अपनी बहू सुरेखा से करवाए। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार वीरेंद्र को पुत्र धन की प्राप्ति हो गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुलदीपक आ ही गया जो हमारा घर रोशन करेगा। ऐसा कहते हुए वीरेंद्र की माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उधर बेटे के पैदा होने के छठे दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए वीरेंद्र के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादरी पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी। ढोल बजवाए गए। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद पूरी जो हो चुकी थी, परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था। इसलिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर वीरेंद्र ने जैसे तैसे वह कर्जा उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा जो वीरेंद्र अपने बेटे के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नजरअंदाज कर देता था। वहीं अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन वीरेंद्र की माताजी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था। अब वह कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोलेगा।
कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की को पसंद करने लगा था। धीरे धीरे बात इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू को लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रहे थे। ये जानकर बहुत खुश हुए। बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरे होने के साथ ही उनकी मंगनी भी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई। बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उसके बेटे पंकज को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, यह सोचकर ही उन्हें चिंता हो रही थी। यह सोच सोचकर वीरेंद्र जी परेशान थे, परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची हुई जमीन बेचने का फैसला कर लिया। यह सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त भी हो गया। अब माता पिता अपने और अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे। जल्दी ही विचार विमर्श करके होटल बनाने का काम भी शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेजी से खर्च होने लगा। बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा पैसा समाप्त हो गया। फिर बेटे बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या ज़रूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का इंतजाम भी कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि वीरेंद्र और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, परंतु बेटे बहू द्वारा समझाए जाने पर वे अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गए। यह सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इस सब का मालिक मेरा बेटा ही होगा। और अपना मकान बेचने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि वीरेंद्र जी का मित्र था, उसे फ़ोन किया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। यह सुनकर उनका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर न्यौछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का ही है, लेकिन तुम लोगों के बूढ़े हो जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे की लाठी के समान होती है। लेकिन उन सबको दांव पर लगाने के बाद तुम अपना मकान भी बेचने को तैयार हो। यह बात तो ठीक नहीं है तुम्हारी। मित्र की बात सुनकर वीरेंद्र जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तू बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल वो दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो मेरा बेटा है। और तुम जानते हो मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन वीरेंद्र, वह मकान तो तेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। एक बार बेचने से पहले विचार जरूर करना। अरे विचार क्या करना, सब कुछ उसी का तो है, वीरेंद्र ने फिर से कहा। तो मित्र ने चिंता जताई, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ? क्या है ये सोचा है कभी तुमने? अरे, मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए वीरेंद्र जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें पंकज जैसा बेटा मिला। इतना सब समझाने के बाद भी जब वीरेंद्र जी नहीं माने, तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उसके मित्र ने फोन रख दिया। कुछ समय बाद वीरेंद्र जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्चे पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी बेच दिए गए। होटल भी बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया। अब माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटाकर भी बेटे के प्रेम में पड़े वीरेंद्र और सुरेखा अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे।
होटल में कुल मिलाकर 12 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा पंकज ने अपने माता पिता को रहने के लिए दे दिया, जबकि एक बड़ा ही आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधाओं की हर वस्तु उपलब्ध थी। पंकज और उसकी पत्नी काउंटर यानी कि रिसेप्शन पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता वीरेंद्र जी को पंकज ने वेटर पर नजर बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दे दी। सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सब्जियां खरीदने और मार्केट से रसोई का राशन लाने की जिम्मेदारी भी वीरेंद्र जी को ही दे दी गई। लेकिन अब एक और परेशानी यह खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ मिल भी रहा था तो भी उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर पंकज और उसकी पत्नी के होश ही उड़ गए। आखिरकार मन मसोर कर वे लोग एक शेफ को ज्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया गया। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार शेफ छुट्टी पर होता तो सुरेखा जी सारी रसोई संभाल लेती थी। इधर पंकज और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान थे कि जिस दिन खाना उसकी माँ बनाती तो लोग उंगलियां चाट चाट कर खाते और खाने की खूब तारीफ करते। यह देखकर बहू के मन में एक खुराफाती आइडिया आ गया। वह रसोई घर में गई और शेफ को खाना ठीक से न बनाने पर डांटने लगी। कासूनी होने पर उसे काम से भी निकाल दिया गया। लेकिन अब पंकज यह सोचकर परेशान हो गया कि शेफ का इंतजाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती है? जब तक कोई अच्छा शेफ नहीं मिल जाता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया जाए। और आपको तो पता ही है कि माँ जी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और वैसे भी शेफ को उनकी मुंह मांगी तनख्वाह देंगे तो हमारे खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से खाना बनवाएंगे तो उनकी मदद करवाने के लिए एक सहायक रख लेंगे। सहायक तो कम तनख्वाह में मिल ही जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, मैं माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर पंकज अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? बताओ ना, क्या परेशानी है? सुरेखा जी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। तो पंकज बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊं? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है? जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही पंकज खुशी से झूम उठा और बोला, यह हुई ना बात। मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी को हल कर देंगी। वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ भी नहीं बना पाता। और इतना कहकर वह खुशी से झूमने लगा। पता है माँ, आपके हाथ का अचार खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही सुरेखा बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीजें लोगों को इतनी पसंद आती हैं। ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी। आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। यह सारी बातें सुनकर वीरेंद्र जी बोले, और नहीं तो क्या बेटा, होटल हमारा ही तो है। हमें काम करने में भला क्या एतराज हो सकता है? अब देखो, जब काम ज्यादा होता है मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है? फिर सुरेखा बोली, बल्कि हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है सुरेखा, ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देख लो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर वीरेंद्र जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिस कारण शहर के बहुत से लोग होटल बुक करवाए जा रहे थे। पंकज के होटल में भी उन लोगों ने 11 कमरे बुक करवाए थे। पंकज के लिए यह कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी यह थी कि केवल 10 ही कमरे खाली थे, क्योंकि 11वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में पंकज गुम बैठा था। तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम तो बेवजह ही परेशान हो रहे हो। 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहां से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी।
अब एक कमरे के 2,000 प्रतिदिन मिलेंगे तो हम यह मौका थोड़ी ना छोड़ेंगे। फिर पंकज बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे? रसोई घर में। और कहाँ? रसोई घर में तो बहुत जगह है ना। आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिनों के लिए उनका इंतजाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर पंकज ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिनों के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया गया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे वीरेंद्र जी सोचने लगे कि कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। वह गहरी सोच में डूबे हुए थे, कहीं मित्र की कही बात सच न साबित हो जाए। सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आने लगा था। और उधर दूसरी ओर उनकी पत्नी सुरेखा को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की ही बात है, यह सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन होटल का रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। सुरेखा जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र जी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया ने वीरेंद्र जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज लगाई, अरे वेटर, जरा इधर तो आना। वीरेंद्र जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे वेटर कहा? और नहीं तो क्या, वेटर को वेटर नहीं कहकर बुलाऊंगा तो क्या सेठ जी कहकर बुलाऊंगा? ऐसा कहकर वह अपने साथियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसा और फिर बोला, जा ऐसा कर, मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ यह सब नहीं मिलता, वीरेंद्र जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ जा। वीरेंद्र जी बोले, नहीं, मैं यह काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वहीं जाकर खा लीजिए। वीरेंद्र जी गुस्से से बोले, अरे इतना घमंड तेरे में, कहाँ का नवाब है रे तू? वह आदमी आग बबूला होते हुए बोला। तो वीरेंद्र जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ मैं, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र जी वहां से चले गए। इतनी बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोध में पंकज को आवाज दी और वीरेंद्र जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वह आदमी? कोई नहीं, वह तो वेटर है, पंकज ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन वह तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा है, उस आदमी ने कहा। तो पंकज बोला, अरे नहीं नहीं, आप भी क्या सर, वह मेरे पिता नहीं हैं। गांव में हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करते थे। यह बूढ़ा गरीब आदमी ईमानदार था, तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया गया। दुनिया में इनका कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे ये अपना बेटा समझते हैं। वैसे मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा तो यह बात है, मेरे सामने जुबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोल कि मुझसे माफी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातचीत वीरेंद्र जी ने खड़े होकर सुन ली थी। उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी पंकज ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान के समान होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफी मांग लीजिए। इतना सुनते ही वीरेंद्र जी अपने बेटे की ओर बड़ी हैरानी से देखने लगे। अरे कमाल करते हो तुम, मैं किस लिए उनसे माफी मांगूं? गलती उन्होंने की है, मैंने नहीं। मैंने केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीट और शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसों की धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो माफी मैं क्यों मांगू? उसी समय पंकज अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार समझ में नहीं आता? जब मैंने कहा तो माफी मांगो, तो आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफी मांग ली। फिर पंकज ने उन्हें बाहर से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट पीते हुए वह चुपचाप मीट और शराब लेने के लिए चले गए। लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र की वह चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था।
उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते हुए सुरेखा जी बेहाल हो रही थीं। आज उनका सहायक भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए संभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर वह रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर जाकर लेट गई। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, यह देखने के लिए जैसे ही पंकज रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहां लेटे हुए पाया। यह देखते ही वह माँ पर भड़क पड़ा। वहाँ इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि आप नहीं चाहती कि आपका बेटा कामयाब हो। वो बेटा गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था। खांसी रुक ही नहीं रही थी। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। लेकिन सारी सब्जियां मैंने तैयार कर दी हैं। बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर पंकज ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने को कहा तो वह भड़क गई, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए जलते भूनते हुए वह रसोई घर में चली आई। थोड़ी देर में पंकज अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत ज्यादा है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए इसलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, पंकज इस चिंता में था। यह सोचकर पंकज ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयाँ दे दीजिए, ज़रूरी हो तो इंजेक्शन दे दीजिए। हम इनका घर पर ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब ने लाख समझाने की कोशिश की कि इस समय लापरवाही करना उचित नहीं रहेगा। यह इनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। मगर वह नहीं माना और दवाई लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर सुरेखा जी फिर से काम पर लग गई। वीरेंद्र जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवा लो, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो। लेकिन अब तुम्हारी माँ यह काम नहीं करेगी। आपकी बहू से यह सब काम नहीं होगा। मैं जल्दी से शेफ का इंतजाम कर दूंगा। ऐसा कहकर पंकज चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण सुरेखा जी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो फिर से बेहोश हो गई। तभी पंकज को खाना जलने की बू आई। वह तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो बीमारी का बहाना बना करके पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ये दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इससे कोई काम नहीं होगा। तभी वीरेंद्र जी आवाज सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर। अपनी सारी पूंजी हमने तुम पर कुर्बान कर दी, यह सोचकर कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन तुमने तो हमें यहाँ नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। फिर अपनी पत्नी के पास जाकर उसे बोले, सुरेखा क्या हुआ, उठो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन अब यह सब सुनने के लिए सुरेखा जी जीवित कहाँ थी। वीरेंद्र जी चिल्लाते रह गए, लेकिन उसकी पत्नी के शरीर में कोई हरकत ही नहीं हुई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुरेखा, कहते हुए वीरेंद्र जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वे अपना सब कुछ खो चुके थे। सब कुछ गंवाकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले अपना ही खून क्यों ना हो, भले ही उसे जी जान से प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को भी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का ही शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते ही वीरेंद्र जी की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि दे रहा था तो वीरेंद्र जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम यह खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपनी ही माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तेरी सारी करतूतों के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर वीरेंद्र जी वहां से तेजी से निकल गए।
जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वह पैदल ही चलते चले गए। काफी दूरी तय करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। और वैसे भी अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, जो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। यह बात सुनकर वीरेंद्र जी तुरंत वहां से पुलिस अधीक्षक के ऑफिस चले गए और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरते देख पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उठाया और सामने कुर्सी पर बिठा दिया। फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो वीरेंद्र जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उनके सामने बयान कर दिया। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे से एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, तू भी ना बिटिया, सुबह सुबह भूखे पेट ही चली आती है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा ले। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ तुम्हारे आने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर के हाथ ही भिजवा दिया होता, तुमने तो खामखा ही तकलीफ की। माँ बेटी में यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी वीरेंद्र जी की नज़र पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही वह तो जैसे सुन ही पड़ गया था, क्योंकि वह औरत और कोई नहीं, उसकी पहली पत्नी सीमा थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वह तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी सीमा भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए सीमा ने अपने पति के पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर वीरेंद्र जी सीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो सीमा, मुझसे बहुत बड़ी भयंकर भूल हो गई। शायद इसी भूल की सजा भी भगवान ने मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटी को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, तुम्हें और इन बच्चों को प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के भी खिलाफ था। कहते कहते वीरेंद्र जी की सिसकियां भरते हुए हांफने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वो बेटियां आज बुलंदियों के शिखर को छू रही हैं। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही हैं। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को धुतकार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज उसी बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम जानती हो सीमा, तुमने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया था, लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। और हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहते कहते वीरेंद्र जी अपनी पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उसी समय उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वह तो इस दुनिया से कूच कर चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाएं, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो ही चुका था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।